गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं लूसन बुक में इतिहास में अभी तक हम 17 चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 18वां चैप्टर है हमारा कुषाण। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं चैप्टर हमारा 18वां, जिसमें हम कुषाण के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है, तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कुषाण का। पहला पॉइंट है पल्लव के बाद कुषाण आए थे। तो कुषाण कब आए थे? पल्लव के बाद आए थे। ठीक है, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। तो जो पहला कुषाण आए थे जिन्हें हम क्या कहते हैं? यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम यूची और तोखरी के नाम से भी जानते हैं। कहने की बात ये, तो पल्लव के बाद ही कुषाण का आगमन हुआ था, और जो कि यूची और तोखरी भी कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। कहने का मतलब है जो यूची और तोखरी नाम से कहलाते थे, जो कुषाण आए थे, तो उनका जो एक कबीला था 5 कुलों में बटा था। यूची नामक एक कबीला जो 5 कुलों में बटा था, उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। जो कुषाण था उन्हीं पाँचों, जो यूची के जो 5 कुलों में बटा हुआ था उनका कबीला, तो एक कबीला जो 5 कुलों में बटा था, उसी में एक कुल में वो कुषाण नाम जो था ना, ये कुषाण आए थे, उन्हीं कुल में वही नाम था कुषाण। ठीक है, उसी कुल का था कुषाण नाम। ठीक है, तो बात करते हैं आगे पॉइंट हम, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुजुल डक फिशेस था। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कट फिशेस। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संस्थापक। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कट फिशेस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्ठ था। तो ये कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्ठ थे। कनिष्ठ के बारे में आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा एग्जाम में। कनिष्ठ के बारे में प्रतापी राजा कौन था पूछा जाता है। किस वंश में सबसे प्रतापी राजा थे? तो वो कौन सा वंश था? कुषाण वंश था। ठीक है, तो वो किस वंश का जो मतलब कनिष्ठ प्रतापी राजा थे, वो कौन सा वंश था? कुषाण वंश था। तो ये बात करते हैं हम, इसकी राजधानी पुरुषपुर और एवं पुरुषपुर या पेशावर थी। उनकी जो राजधानी थी वो पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी थी मथुरा थी। कहने का मतलब उनकी जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मथुरा। कनिष्ठ ने 78 ईसा पूर्व 78 ईसा में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया था। जब कनिष्ठ बैठे थे 78 ईसा में, तो उन्होंने इस संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता था। शक संवत का जो हम बोल सकते प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईसा में हुआ था उनका प्रारंभ। इस प्रकार से बोल सकते हैं। और किसने किया था? कनिष्ठ ने किया था। किसके वंश के टाइम हुआ था? तो वो किस वंश के टाइम हुआ था? कुषाण वंश के टाइम हुआ था। ये इससे 2-3 क्वेश्चन इसी से पुटअप किए जा सकते हैं इस प्रकार से कि किस ईसा में शक संवत का आरंभ हुआ था? वो 78 ईसा में हुआ था। किस शासन के द्वारा, राजा के द्वारा हुआ था? कनिष्ठ राजा के कार्यकाल में हुआ था। और मतलब कहने की ये है कि किस वंश में हुआ था? तो ये कुषाण वंश में शक संवत का मतलब जो ये शुरुआत हुई थी शक संवत, ये कुषाण वंश के अंतर्गत शुरुआत हुई थी। ठीक है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया था। आगे चल के वो प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, वही भारत सरकार द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट कनिष्ठ का 78 ईसा वाला। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्ठ के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। जो उनकी चौथी बौद्ध संगति कनिष्ठ के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, जो कि बौद्ध विद्वान थे, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे, जिनकी वसुमित्र जिनकी अध्यक्षता में ये बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, तो उनकी नेक्स्ट पॉइंट की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चौथी बौद्ध समिति कनिष्ठ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कनिष्ठ बौद्ध धर्म के महामान संप्रदाय के अनुयायी थे। तो कनिष्ठ जो थे उन्होंने चौथी बौद्ध मतलब उनकी जो बौद्ध धर्म की बात करते हैं, जो चौथी बौद्ध संगति के अंतर्गत कनिष्ठ ने शासनकाल में जो हुआ था, और उनके शासनकाल में मतलब चौथी बौद्ध संगति को अपनाया गया था। और उन्होंने
महायान संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं। तो कनिष्ठ किसके संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं? महायान संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं। किसके अनुयायी थे? महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वन की बात करते हैं आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी वो किस वंश में हुई थी? कुषाण वंश में हुई थी। और मतलब कहने का आरंभिक जो कुषाण शासकों के भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, जिनकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं किस शासकों द्वारा? तो कुषाण शासकों द्वारा ये जारी की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। कनिष्ठ का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक ने की थी। और किसके शासनकाल में? कनिष्ठ के शासनकाल में जो उनके राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था चरक था, जो उनका विद्वान था ना ये आयुर्वेद का चरक था, जिसने ही चरक संहिता की रचना की थी। ठीक है, किसका था ये चरक? कनिष्ठ का था। ठीक है, विद्वान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चरक संहिता रचना इन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महाविशाप सूत्र की रचनाकार जो वसुमित्र थे, इसे ही बौद्ध धर्म के विश्वकोश कहा जाता है। तो किसे मतलब विश्वकोश का मतलब बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? जो महाविश्व सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे उसी को ही हम बौद्ध धर्म के विश्वकोश कहा जाता है। ये हम नॉर्मली पढ़ लीजिए। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये है चरक संहिता की रचना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण की बौद्ध चरित्र की रचना की थी। तो बौद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बौद्धों को रामायण मतलब कनिष्क के जो राज कवि थे अश्वघोष ने बौद्धों को रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की गई थी। तो किसने की थी? ये अश्वघोष ने की थी। ठीक है, जो कनिष्क के राज कवि थे उसने है बौद्ध चरित्र की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वासुमित्र पास नागार्जुन महाचेत संग्रज की भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। कनिष्क के दरबार की विभूति कौन कौन थे? वासुमित्र थे, पास थे, नागार्जुन थे, महाचेत थे और संग्रज थे। ये कनिष्क के दरबार के विभूति थे। ठीक है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन की सापेक्षता सिद्धांत का प्रस्तुत किया गया है। तो इनकी जो पुस्तक थी वो माध्यमिक सूत्र है, जिसमें हम इस पुस्तक में नागार्जुन की सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। तो भारत का आइंस्टीन कौन कहलाता है? नागार्जुन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कनिष्क की मृत्यु जो है 102 ईसा पूर्व में हो गई। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। और जो पैरम जो शासक था वो कौन था? कनिष्क का। जैसे कि हमने बात करी उसका कुषाण के जो इसमें जो कुषाण वंश का जो संस्थापक जो कटफिसेस था, पर उनके जो सबसे वंश प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क थे। और इसके बाद जो उनके अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? कनिष्क की 102 ईसा पूर्व में हुई थी। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हुई थी। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किस वंश में हुआ था? कुषाण वंश में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो रेशम मार्ग में नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? कुषाण थे। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम तकनीकी बनाने का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।